हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज आर फीलिंग गुड। वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, या आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलेगा। तो एज यू नो कि हमने क्रिप्टो सीरीज फॉर बिगिनर्स स्टार्ट की है, तो उसमें हमने अभी तक 5 टॉपिक्स कवर किए हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि इथेरियम क्या है, व्हाट इज इथेरियम। तो उसके लास्ट एंड वाले पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हम उठाएंगे उसमें हम डिफरेंस करेंगे, देखेंगे कि बिटकॉइन और इथेरियम के दरमियान क्या है। एज यू नो कि बिटकॉइन जो है वो फादर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज हैं, और वो पहली क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि लॉन्च हुई है। और उसके बाद अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम सबसे पहली ऑल्ट कॉइन है जो कि लॉन्च हुई है। हम देखेंगे आज डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन और इथेरियम के दरमियान। तो अगर पहले बिटकॉइन की बात करें, डेवलप किसने किया है बिटकॉइन को, तो नाम आता है सतोशी नाकामोटो का। आपको बताता चलूं कि ये आज तक मालूम नहीं पड़ा है कि एक पर्सन था या ग्रुप ऑफ पर्सन थे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इथेरियम की, तो इथेरियम का फाउंडर कौन था, तो वो था विटालिक ब्यूटेरिन। जबकि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया भी था कि उसकी एज थी ओनली 19 ईयर्स। तो कौन था इसका फाउंडर, विटालियन ब्यूटेरिक। तो बिटकॉइन कब इंट्रोड्यूस किया गया, बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया 2008 में, जबकि जो इथेरियम है उसका पहले वाइट पेपर लॉन्च किया गया 2013 में, फिर उसको 2014 में डेवलप किया गया क्राउड फंडिंग के थ्रू। वो पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझाया है, आप वहां से डिटेल्ड चेक कर सकते हैं। तो लॉन्च कब किया गया इथेरियम को, 2015 में, यानी कि बिटकॉइन के 7 साल बाद किसको लॉन्च किया गया, वर्ल्ड में जो पहली ऑल्ट कॉइन आई उसको लॉन्च किया गया 2015 में, जिसका नाम क्या था, इथेरियम। तो प्राइमरी पर्पस की यहाँ पे हम अगर बात करें तो पहले हम देखेंगे बिटकॉइन का। बिटकॉइन का जो प्राइमरी पर्पस था वो यही था कि हम डिजिटल करेंसी बनाए, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बनाए। यानी कि इनका एक ही मोटिव था बिटकॉइन को लॉन्च करने का, बिटकॉइन को डेवलप करने का, कि जो थर्ड पार्टी का काम होता है, अगर मैं दूसरे बंदे को कोई भी पैसे ट्रांसफर करता हूं तो उसमें जो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, इनका मैन मोटिव, प्राइमरी जो पर्पस था वही था, उसको हटाना था। तो अगर यहाँ पे बात करें प्राइमरी पर्पस ऑफ इथेरियम की, तो इनका मैन मोटिव, तो पहले तो ये काम करते ही है। अगर ये बात करेंगे कि डिजिटल करेंसी हम इथेरियम के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मैन पर्पस था जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जब इन्होंने लॉन्च किया इथेरियम का, तो वो था एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाना। दैट मीन्स अगर मैं चाहूँगा कि कोई भी एप्लीकेशन अपनी लॉन्च करना, मैं इनके प्लेटफॉर्म पे इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर सकता हूँ, इनका ब्लॉकचेन यूज़ कर सकता हूँ, तो अपनी ऐप लॉन्च कर सकता हूँ। यानी कि इनका मैन यही मकसद था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्स को लाना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करना विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। तो ये भी इनका मेन पर्पस था इथेरियम का। बिटकॉइन यहाँ पे डिफरेंस अच्छे से हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का एक मोटिव था, इथेरियम का दूसरा मोटिव है। इथेरियम जब बना तो इन्होंने थोड़ा सा यूज अपने बढ़ा दिए। तो बिटकॉइन की अगर यहाँ पे बात करें कि बिटकॉइन किस पे वर्क कर रहा था, तो वो कर रहा था वो प्रूफ ऑफ वर्क पे, ठीक है। मेरे पिछले टॉपिक्स में आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस भी किया है, समझाया कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था उस टाइम, प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होती थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। अगर मैं यहाँ पे 2017 की बात करूँ तो आप चेक भी कर सकते हो गूगल पे। तो वहाँ पे माइन जब हम बिटकॉइन करते थे उस टाइम, तो वहाँ पे बड़े बड़े मशीनरीज का यूज़ होता था, ठीक है। तो क्या था ये, एनर्जी कंजप्शन। तो अगर यहाँ पे इथेरियम की हम बात करें, इथेरियम पहले 2015 से 2021 तक प्रूफ ऑफ वर्क पर ही काम करता था, लेकिन उसके बाद 2021 के बाद ये प्रूफ ऑफ वर्क से शिफ्ट हुआ प्रूफ ऑफ स्टेक पे, यानी कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो है एनर्जी एफिशिएंट। तो अगर यहाँ पे नेटिव करेंसी की बात करें, बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है, बीटीसी ही उसकी अपनी नेटिव करेंसी है। इथेरियम के जो ब्लॉकचेन है उसका जो नेटिव करेंसी उसे हम इथर कहते हैं। क्या कहते हैं, इथर कहते हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन की सप्लाई की अब हम बात करेंगे। जो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है वो है 21 मिलियन 20, और मैक्सिमम सप्लाई की यहाँ पे बात करें तो वो भी है 21 मिलियन। लेकिन यहाँ पे अगर हम
बात करेंगे इथेरियम की। इथेरियम की जो टोटल सप्लाई है वो है 120 मिलियन। तो मैक्सिमम सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो इथेरियम के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यानी कि उनकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इनफिनाइट है, लातेदाद है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, जो कि बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई है वो 21 मिलियन है। टोटल कितने 21 मिलियन, लेकिन आपको मालूम है कि टिल डेट, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तक 19 मिलियन माइन हुए हैं, 19 मिलियन। तो 2040 तक सारे 21 मिलियन माइन होंगे 2040 तक। और स्केबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें कि फास्ट ज़्यादा कौन है, बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करना फास्ट है या इथेरियम में ट्रांजैक्शन फास्ट होते हैं। तो यहाँ पे स्केबिलिटी की मैं बात करूँ तो बिटकॉइन 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करता है, तो उसी एंगल से अगर हम देखेंगे इथेरियम की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा तेज फास्ट चलता है, 15 से 13 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करता है। तो मैंने पहले भी कहा कि डिफरेंट मोबाइल डिसेंट्रलाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च होती हैं इथेरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी है NFTs। रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से NFTs का ट्रेंड चलता है, NFTs भी इथेरियम का ही ब्लॉकचेन यूज़ करता है। डिफाई के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये भी ट्रेंडिंग में चला हुआ है। डिफाई का मैन ही मोटिव है कि फाइनेंस सेक्टर को किसके साथ जोड़ा जाए, ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा जाए, यानी कि बैंक्स वगैरह को। तो वो भी किसका यूज़ करता है, इथेरियम का यूज़ करता है। तो ये था थोड़ा मोटा सा डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी पसंद आते हैं, थोड़े से भी 1% भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।